हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संजय मकवाना और आज हम देखेंगे कि एफडीपी के सेकंड सेशन में हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो जनरली एट द एंड हमें कुछ ऐसे कैलेंडर बनाना है कि जो डायनामिकली यहाँ से चेंज होता रहता है। और ये कैलेंडर बनाने से पहले हमें कुछ फंक्शन सीखने पड़ेंगे जो है डेट और टाइम के रिलेटेड। वीडियो कितना लंबा होने वाला है मुझे नहीं पता, तो इसलिए जो ऑलरेडी गिवन सीट है मैं उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ ताकि थोड़ा बहुत टाइम बच जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट एंड टाइम हम दो तरह से ला सकते हैं, एक है डायनेमिक वे और स्टैटिक वे। स्टैटिक वे मतलब कि हम मैन्युअली एंट्री करें या फिर शॉर्टकट की का यूज़ करें, पर उसमें एक दिक्कत या फिर एडवांटेज ये है कि एक बार जो डेटा आ गया, जो भी डेट या टाइम आ गया, वो आप ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। मतलब कि सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये है 18/5/2021, तो ये डेटा अभी इन फ्यूचर कभी अपने आप चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं स्टैटिक डेट। स्टैटिक डेट लाने के लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। मतलब अपने पीसी पे आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करोगे तो अपने आप सिस्टम डेट आ जाएगी। जो भी आपकी सिस्टम डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये कल की सीट है, तो यहाँ पे ये डेट हो गई है 18/5। अभी और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक फंक्शन लिखे। फंक्शन का नाम है टुडे, मतलब कि इक्वल टू टुडे, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट लिखने के बाद एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे डेट आ गई, तो ये आज की डेट है। अगर ये एक्सेल में कल ओपन करूँगा तो यहाँ पे कल की डेट आ जाएंगी। तो ये है डायनामिक डेट। सिमिलरली हम टाइम भी ला सकते हैं अब एक्सेल में। तो टाइम लाने के लिए भी दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है डायनामिक और एक है स्टैटिक। स्टैटिक वे से हम कैसे ला सकते हैं, तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस कोलन। ये कैसे प्रेस करेंगे, कंट्रोल फिर शिफ्ट और फिर जो सेमी कोलन है वो प्रेस करेंगे तो कोलन हो जाएगा, फिर एंटर करते ही अपना टाइम आ जाएगा। तो ये कल का टाइम था, आज मैं प्रेस करूँगा तो आज का टाइम आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे वो फंक्शन के थ्रू लाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा उसके लिए फंक्शन इक्वल टू नाउ। नाउ लिखकर एंटर करते ही अभी का जो टाइम है, रिकॉर्डिंग टाइम है 11:44, तो 11:44 आ गया है। तो इस तरह से हम डायनेमिक और स्टैटिक डेट एंड टाइम ला सकते हैं, दोनों के अपने अपने एप्लीकेशन से। जैसे कि मुझे किसी के बिल बुक बनानी है और वहाँ पे मुझे डेट एंड टाइम देना है, तो जिस वक्त वो बिल जनरेट हो रहा है उस वक्त अपने आप डेटा चेंज होता जाएगा। इस प्रकार का कुछ करना है तो वहाँ पे मैं डायनामिक का यूज़ करूँगा, या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ है या ऐसा कोई डेट है जो चेंज नहीं होना चाहिए, उस वक्त मैं स्टैटिक करूँगा। ठीक है। फिर नाउ अभी किसी एप्लीकेशन में मुझे ये चाहिए कि जो डेट है वो पूरी नहीं चाहिए, मतलब कि मुझे ये पूरा डेट नहीं चाहिए, डेट मंथ और ईयर सब नहीं चाहिए, उसमें से सिर्फ मुझे चाहिए डे, मतलब कौन सी डेट है, या फिर मुझे चाहिए कौन सा मंथ है, या फिर मुझे चाहिए कौन सा ईयर है। तो वो मैं अपने डेट में से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। वो कैसे करते देखते हैं कि मुझे सपोज कि डे चाहिए, तो डे के लिए फंक्शन है डे और फिर सेल जहाँ पे अपनी डेट है। तो लेट से मुझे ये स्टैटिक और डायनेमिक किसी भी डेट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो इस डेट में से जो भी डेट है या फिर आप बोल सकते हो जो डे है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। 19 है तो यहाँ पे आ गया 19। ठीक है। सिमिलरली मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, तो मंथ के लिए चाहिए, फंक्शन का नाम है मंथ फॉर, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे पास किया हुआ है टुडे। मतलब कि टुडे फंक्शन क्या रिटर्न करता है, डेट ही रिटर्न करता है। तो आप यहाँ पे अपने आप से कोई डेट इनपुट भी कर सकते हो या फिर कोई डेट सिलेक्ट भी कर सकते हो। सपोज कि मैंने यहाँ पे ये डेट सिलेक्ट कर दी, तो उसमें से मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करके दे देगा कि ये है 5th मंथ। अभी किसी एप्लीकेशन में मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे यहाँ पे 5 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे लिखना है जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब जो भी मंथ है उसका नाम चाहिए। तो नाम के लिए कोई फंक्शन नहीं है, बट हम एक फंक्शन का यूज करके अपना थोड़ा लॉजिक लगा के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर 5th है तो यहाँ पे मई आया, अगर 1 है तो आना चाहिए जनवरी।
तो उसके लिए फंक्शन का नाम है, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको मैं कॉपी करके नोटपैड में लिख देता हूँ। तो ये है हमारा फंक्शन, फंक्शन है चूज। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। फंक्शन है चूज, फिर कहाँ से चूज करना है वो सेल क्लिक करना है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू वैल्यू क्या देनी है वो दिखाना है। अगर वहाँ पे 1 है तो मुझे क्या चाहिए, 1 की जगह पे चाहिए जनवरी, 2 की जगह पे चाहिए फरवरी, 3 की जगह पे मार्च। सिमिलरली 1 to 12 मैंने डाल दिया। ठीक है। अब अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि ये जो हम डेटा एंट्री करवा रहे हैं वो डेटा कहीं से भी आ सकता है, यूजर कुछ भी डाल सकता है। तो अगर यूजर ने 1 से लेके 12 में से कुछ भी नहीं डाला है तो हमें कुछ एरर देनी है। लेट से कि यहाँ पे मैं 5 है तो यहाँ पे मई आ रहा है, यहाँ पे 9 है तो अकॉर्डिंग टू सितंबर आ रहा है, बट लेट से यहाँ पे मैंने 18 डाल दिया। तो मुझे ऐसी कुछ एरर लानी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए एक फंक्शन है इफ एरर। इफ एरर के बाद मुझे चेक करना है कि वैल्यू कौन सी है। वैल्यू हम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, ये फंक्शन से जनरेट कर रहे हैं। अगर यहाँ से वो कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम क्या दिखा देंगे कि अगर ये एरर है तो हम लिखा देंगे अपना मैसेज कि 1 to 12 इज अलाउड। अगेन आई रिपीट, हमने क्या किया है, हमने दो फंक्शन को कंबाइन किया है। पहला फंक्शन है कि इफ एरर। लेट्स से कि अगर ये इफ एरर नहीं लिखा है तो क्या दिक्कत आ रही है। सपोज कि मैंने सिर्फ चूज लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ तो मुझे जनवरी मिल रहा है, बट किसी ने यहाँ पे 19 लिख दिया तो यहाँ पे मुझे आ रही है वैल्यू एरर। मतलब कि ये जो है वो अब अपनी रेंज में नहीं है, मतलब 1 to 12 के बाहर है, तो ये कुछ एरर जनरेट कर रही है। तो अगर कोई एरर जनरेट हो रही है एट दैट टाइम मुझे कुछ मैसेज प्रिंट करना है, तो उसके लिए फंक्शन है इफ एरर। तो ये फंक्शन लिख दिया मैंने इफ एरर। अभी एरर कोड दे रहा है तो हमारा चूज वाला फंक्शन, तो पूरा फंक्शन यहाँ पे कॉपी कर दिया। फिर कोमा, इन केस एरर आई तो मुझे क्या दिखाना है, तो मुझे कुछ मैसेज दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया कि ओनली 1 to 12 इज अलाउड। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डिजाइनिंग है वो थोड़ा अच्छा दिखेगा कि 18 लिखा यहाँ पे मैंने तो 1 to 12 इज अलाउड लिख के आ रहा है, वहाँ पे वैल्यू एरर नहीं दिखाएगी। अगर एरर नहीं है तो वो मंथ आएगा। ओके, तो आई होप कि चूज फंक्शन क्लियर है। चूज फंक्शन क्या करेगा कि वो कहीं से डेटा पिक करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो अपना खुद का नंबर देगा कि ये जो है, अगर ये जो सेल है इस सेल की वैल्यू 1 है तो वो वहाँ पे लिखेगा जनवरी। अगर सेल की वैल्यू 2 है तो वहाँ पे लिखेगा फरवरी, मार्च। ये सब्जेक्टिव है, मतलब कि अपने हिसाब से हम चूज फंक्शन का यूज करेंगे। लेकिन चूज का लॉजिक क्या है, लॉजिक इज दैट कि आपको चूज फंक्शन लिखना है और फर्स्ट में आपको वैल्यू देनी है, वैल्यू आपके कहाँ से आ रही है, और अगर वो वैल्यू है उसके हिसाब से आपको क्या प्रिंट करवाना है। यहाँ पे मैंने सपोज कि मुझे मेरा आ रहा है 12, तो 12 की जगह पे मुझे लिखना है दिसंबर, तो 12th वैल्यू मस्ट बी दिसंबर। आई होप आप सबको अब चूज फंक्शन का यूज आ गया है। चूज फंक्शन को हम कैलेंडर में भी यूज करने वाले हैं। देन मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ ईयर, तो मैं फंक्शन लिख दूंगा, फंक्शन का नाम है ईयर और इनटू ब्रैकेट में डेट पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ गया ईयर। ओके, नाउ किसी के पास ऐसी डेटा एंट्री आ रही है कि उसका डे अलग है, मंथ अलग है और ईयर अलग है, और हमें क्या करना है कि इन तीनों को कंबाइन करना है। तो हम कंबाइन करने के लिए फंक्शन है हमारे पास, उसका नाम ही है डेट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारा ईयर, मतलब कि ईयर कौन सा है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है हमारी मंथ, कौन सा मंथ है वो हम चूज कर देंगे, और कौन सी डे है, मतलब कि डे वाला सेल सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो वो
तीनों अलग सेल को या फिर बोल सकते हैं तीनों अलग वैल्यू को कंबाइन करके एक डेट के फॉर्मेट में कंसीडर कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे ही हमने डे, मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट किया, उसी हिसाब से हम आवर, मिनट और सेकंड भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आवर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फंक्शन है आवर, और फिर इनटू ब्रैकेट जहाँ पे हमारा टाइम लिखा हुआ है वो टाइम वाला सेल, ठीक है। सिमिलरली मिनट, तो मिनट में भी हम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले हमने देख लिया कि नाउ से हम टाइम फेच कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे वो टाइम लिखा हुआ है वो सेल, तो उसमें से हमें मिनट मिल जाएगी। सिमिलरली सेकंड, तो सेकंड के लिए भी फंक्शन है। अगेन यहाँ पे सर ने नाउ फंक्शन यूज किया है, हम उसकी जगह पे वो टाइम जहाँ पे लिखा है वो सेल सिलेक्ट कर देंगे तो भी वहाँ से वो सेकंड एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। अभी सेम इश्यू यहाँ पे भी आ सकता है कि हमारे पास आवर अलग है, मिनट अलग है, सेकंड अलग जगह पे है, और उसको कंबाइन करके मुझे एक टाइम बनाना है। तो टाइम के लिए फंक्शन है फंक्शन टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देना पड़ेगा आवर, आवर कहाँ से आ रहा है मेरा, सिमिलरली मिनट और सेकंड, उसको कंबाइन करके ये टाइम बना देगा। तो ये सारे बेसिक्स फंक्शंस है। अभी हम थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे कि हमें वीक डे कौन सा है वो चेक करना है, मतलब कि वो जो गिवन डेट है वो वीक का कौन सा दिन है। लेट से कि अगर मेरा जो है कैलेंडर वो मंडे से चालू हो रहा है और तारीख मंडे की है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि ये वीक डे का पहला दिन है। अगर मेरा वीक संडे से शुरू हो रहा है और तारीख है मेरी, डेट है मेरा मंडे का, तो मुझे मिलना चाहिए 2। तो वीक डे को हम चेक करने के लिए फंक्शन है वीक डे, और फिर फर्स्ट ऑप्शन है सीरियल नंबर, मतलब कि कौन सी तारीख को आपको चेक करना है वो, और सेकंड ऑप्शन है रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप में आप देख सकते हो कि आपका कैलेंडर कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। तो अगर आपका वीक चालू हो रहा है संडे से सैटरडे तो आप 1 दोगे, आपका वीक चालू हो रहा है मंडे टू संडे तो यहाँ पे देना पड़ेगा 2। हम फॉलो करते हैं मंडे हमारा फर्स्ट डे है, फर्स्ट वीक है, मतलब वीक का पहला दिन है, तो यहाँ पे हम पास करेंगे 2। तो मुझे मिल रहा है कि 4, मतलब कि 19 तारीख है वो वीक का चौथा दिन है, ठीक है। सिमिलरली वीक नंबर, तो वो साल का कौन सा वीक नंबर है वो मुझे देखना है, तो उसके लिए फंक्शन है वीक नंबर। तो उसके लिए फंक्शन है वीक नंबर, फिर यहाँ पे मैं तारीख दे दूंगा जो भी सेल में मेरी डेट है, और फिर अगेन यहाँ पे 2 का मतलब क्या है कि मेरा जो कैलेंडर है वो मंडे से शुरू हो रहा है। अगर कैलेंडर मेरा संडे से शुरू हो रहा है तो मैं संडे दे दूंगा। सिमिलरली 11 भी मंडे है, लेकिन हम फॉलो करेंगे 2, ठीक है। नाउ एंड ऑफ मंथ, मतलब कि हम यहाँ पे जो डेटा पास करेंगे उसके हिसाब से एंड ऑफ मंथ डेट कौन सी है। अब इसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब, वो हमें पता ही है कि जनवरी में 31 डे होंगे या फिर फरवरी में 28 या 19 दिन होंगे, लेकिन इसको लॉजिकली हम यूज कर पाएंगे कैलेंडर में जब हम कैलेंडर बनाएंगे कि कोई भी गिवन डेट है उसके 2 महीने पहले या 4 महीने पहले या उस दिन पे लास्ट डेट कौन सी थी, मतलब किसी भी मंथ की लास्ट डेट कौन सी है वो जानने के लिए एंड ऑफ मंथ डेट वाला फंक्शन आएगा। उस फंक्शन का नाम है EO, स्टैंड फॉर एंड ऑफ, फिर है मंथ और स्टार्टिंग डेट, मतलब कि जो भी डेट है वो चेक करना, और यहाँ पे मंथ में डाल दूंगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि 0 डाल रहा हूँ तो उस मंथ का आखिरी डेट कौन सी है, मतलब कि 8वें महीने की आखिरी डेट है 31st। यहाँ से मैं प्लस माइनस में भी कुछ डाल सकता हूँ, जैसे कि मुझे उसके अगले महीने की चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1। तो ये क्या पास करेगा कि नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है 8वें के बाद आ रहा है 9वां महीना, तो वहाँ पे लास्ट डेट होगी 30। सिमिलरली यहाँ पे मैं माइनस में भी वैल्यू डाल सकता हूँ कि जैसे कि उसके 5 महीने पहले जो भी मंथ था उसकी आखिरी तारीख क्या थी, तो ये मुझे दिखाएगा कि 31 मार्च। क्लियर। तो एंड ऑफ मंथ कैसे लिखेंगे,
तो उसका ये फंक्शन ध्यान से देख लेना कि ये फंक्शन हम कैलेंडर में भी यूज करने वाले हैं। एंड ऑफ मंथ, फिर यहाँ पे मुझे डेट चूज करनी है, फिर मंथ चूज करना है कि किस मंथ का हमें एंड ऑफ मंथ देखना है। यहाँ पे हम अगर 0 डाल रहे तो मतलब जो डेट चूज किए उसी मंथ को चेक करना है। यहाँ पे मैंने कुछ प्लस में वैल्यू दी है, तो जो गिवन डेट है उसके बाद जो भी वैल्यू है उस मंथ का लास्ट डेट फाइंड करना है, और माइनस करके कुछ वैल्यू डाली है तो उसके प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट फाइंड करनी है। तो ये हो गया एंड ऑफ मंथ। अभी कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि हमें 2 डेट्स है उसमें कुछ डिफरेंस फाइंड करना है कि लेट से कि मेरा प्रोजेक्ट इस तारीख को चालू हो रहा है और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इस तारीख पे कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे उस दोनों का डिफरेंस चाहिए। अभी हम लॉजिकली देखें तो किसी प्रोजेक्ट को कंसीडर करना है उसकी डेट्स को, तो हम डायरेक्टली माइनस यूज नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि अगर किसी बंदे ने काम शुरू किया है शुक्रवार को और वो कंप्लीट कर रहा है मंडे को, तो लेकिन अगर देखें तो सैटरडे संडे उसका छुट्टी का दिन है, तो एक्चुअली उसने काम किया है एक दिन में, मतलब कि हमें हॉलीडेज भी काउंट करने पड़ेंगे। और उसके अलावा जो हमारा संडे वर्किंग है कि नहीं या फिर सैटरडे वर्किंग है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम वर्क डेज गिन पाएंगे। मतलब ये सिंपल डिफरेंस काम यहाँ पे नहीं आएगा। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे फंक्शंस है यहाँ पे। तो पहले हम सिंपल जो भी डिफरेंस है वो कैसे फाइंड करते वो देखेंगे। उसके लिए फंक्शन है डेटेड इफ। ये क्या करेगा कि आपको ब्रैकेट में दो डेट पास करनी है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, और उसमें से आपको डिफरेंस में क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे ईयर, तो हमने लिखा है डेटेड इफ। फिर यहाँ पे लिखा स्टार्ट डेट, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, फिर एंड डेट कहाँ तक का चाहिए, और फिर ऑप्शन में हमने पास किया है वाई। तो अगर जैसे हम y पास करेंगे तो इस दोनों ये जो दोनों डेट है उसका डिफरेंस है 27 ईयर। कितने महीने हैं कितने डेज है वो हमें मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ ईयर चाहिए, तो हम इस हिसाब से पा सकते हैं। अभी ऑप्शंस में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैंने ऑप्शन में y पास किया तो वो रिटर्न करेगा ईयर, सिमिलरली मैंने m पास किया तो वो रिटर्न करेगा मंथ, d पास किया तो रिटर्न करेगा डेज। लेट्स चेक कि ये जो मंथ है, तो यहाँ पे मेरी स्टार्ट डेट और एंड डेट हमने एम किया तो वो कुल मिला के 326 मंथ है। सिमिलरली अगर इस दोनों के डेट में कितने दिनों का डिफरेंस है, कितने दिनों का फासला है, तो आप तय कर पाएंगे डेटेड इफ स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट और पास किया मैंने डी। ठीक है, अभी मेरा एम क्या है कि मुझे किसी का एज बताना है, तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि 9,927 दिन हुए उसको या फिर 326 मंथ हुए। जनरली हम कैसे बोलेंगे कि 12 साल 5 दिन, 12 साल 5 महीना 4 दिन, इस हिसाब से कुछ देखेंगे। हमने कई सारी गवर्नमेंट साइट पे भी देखा होगा कि इस तारीख को आपकी एज इतनी होनी चाहिए या फिर इस तारीख पर आपका एज इतनी नहीं होनी चाहिए, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए अलग फंक्शन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे चाहिए वाई एम। तो वाई एम क्या हुआ कि ईयर्स मंथ कितने साल हुए, फिर सॉरी कितने महीने हुए, मंथ डे वो महीने का कितना दिन है, और ईयर्स डेट मतलब कि कौन सा साल है। मतलब इन शॉर्ट ये क्या करेगा कि सपोज कि आपका जो डे है वो 31 से इंक्रीज हो रहा है तो उसको राउंड कर देगा। आसान भाषा में देखें तो ये जो आज की तारीख है और ये है स्टार्टिंग डेट, और मुझे इसकी एज फाइंड करनी है, मतलब कि इस दोनों एज फॉर एग्जांपल, मतलब इन शॉर्ट में क्या करना चाहता हूँ कि इस दोनों डेट में क्या डिफरेंस है वो मुझे जानना है। पर मुझे मंथ और डे इस हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि 2021 टू 1994, तो वो हो गए मेरे 27 साल। फिर ये 5वां और तीसरा महीना है, मतलब कि वो
मंथ में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो आ रहा है 2। और डेट में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है 19 और 15 यानी कि 4। तो इस हिसाब से मुझे चाहिए। तो जनरली ये सपोज कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है और ये आज की तारीख है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आज की तारीख पे मेरी एज हो गई 27 साल 2 महीना और 4 दिन। ठीक है, इस हिसाब से मैं डेटा लाना है। तो उसके लिए अब फंक्शन सेम का सेम ही है, डेटेड इफ है, स्टार्टिंग डेट है, एंडिंग डेट है, और यहाँ पे मुझे मंथ चाहिए तो वाई एम लिखूंगा, डे चाहिए तो मैं वाई एम डी लिखूंगा, और ईयर चाहिए तो मैं लिखूंगा वाई डी। ईयर का वो कितना दिन है वो चेक करना है, कि ये जो साल का कौन सा डे है वो चेक करना है, वो दोनों में डिफरेंस, तो वो आ जाएगा 65। मतलब कि इस दोनों में इतने दिन का फर्क है। अभी नेक्स्ट इज कि ये जो सारा डेटा है मुझे कंबाइन करना है। तो वो कैसे कंबाइन करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है या फिर सिंपल एक ट्रिक है कि यहाँ पे मेरा ये हो गया सेल की वैल्यू, फिर n% और डबल कोट्स में मेरा मैसेज, फिर n%, फिर मेरा सेल, फिर n%, फिर मेरा मैसेज। तो इस हिसाब से मैं फॉर्मेट करके लिख सकता हूँ कि 27 साल 2 महीने और 4 दिन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि अगर ये तो हो गया सिंपल डिफरेंस, जो जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे सिंपल डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उस पे मुझे कंसिडर करना पड़ेगा हॉलीडेज को भी, और उसके साथ साथ में मुझे दूसरी चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि वहाँ पे वो वर्किंग एनवायरनमेंट में सैटरडे संडे छुट्टी है या फिर संडे छुट्टी है। ठीक है। तो लेट्स एज्यूम कि सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये मेरी हो गई स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट 1 तारीख को है, और मैंने उसको असाइन किए 120 दिन में, कि मैंने एज्यूम किया है कि वो प्रोजेक्ट 120 दिन तक खत्म हो जाना चाहिए। तो एस्टिमेटेड डेट कौन सी आएगी, कि एस्टिमेटेड कौन सी तारीख को मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, इंक्लूडिंग ऑल हॉलीडेज और इंक्लूडिंग और संडे और सैटरडे, जो भी मेरा फॉर्मेट है वो। तो लेट्स से कि जो मेरा कैलेंडर है उसमें ये सारे मेरे हॉलीडेज है, इसको भी मुझे कंसिडर करना है, और संडे को भी कंसिडर करना है एज ए हॉलीडे। तो 120 प्रोजेक्ट वर्किंग डेज के बाद मेरी कौन सी तारीख आएगी, वो कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फंक्शन है। अभी कुछ एक्सेल यूजर्स है जो 2007 यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ फंक्शंस काम नहीं करेंगे। आप अपने आप से ट्राई कर लेना कि आपके एंड पे वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में क्या रहता है कि सैटरडे एंड संडे डिफ़ॉल्ट वीकेंड है, मतलब कि उस दिन पर वो छुट्टी गिन लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए मैं यूज़ करूँगा फंक्शन का नाम है वर्क डे, मतलब कि वो कैलकुलेट करेगा वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्क डेज क्या है। फिर यहाँ पे आ जाएगी मेरा स्टार्ट डेट, फिर सेकेंड ऑप्शन इज डेज, कितने डेज मुझे चेक करने हैं, और ऑप्शनल है हॉलीडेज, कि आपको अगर हॉलीडेज देने हैं तो आप दे सकते हो। मेरे पास नंबर्स ऑफ है तो मैंने रेंज दे दी और फिर दे दिया एंटर। अगर आपको यहाँ पे डेट की जगह पे कुछ और दिखाई दे रहा है तो आप सिंपली फॉर्मेट चेंज करके डेट कर दो, या फिर फॉर्मेट पेंटर से किसी भी डेट को ओपन करके फॉर्मेट पेंटर से वो डेट का फॉर्मेट कर दो। तो इसका मतलब है कि मेरा जो प्रोजेक्ट चालू हो रहा है वो 120 दिन में कंप्लीट होने के बाद मेरी लास्ट डेट होगी, वो होगी 23 04/2021। तब ये मेरा एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट का टाइम हो गया। ठीक है। अगर मुझे ऐसा करना है कि सैटरडे मेरी छुट्टी नहीं है, संडे इज द ओनली वीकडेज, सॉरी संडे इज द ओनली वीकेंड, तो उसके लिए अलग फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम है weekday.intl, मतलब इंटरनेशनल के लिए है। आई थिंक ये 2007 में फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ट्राई करके देखना अगर अवेलेबल हो। फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट, सिमिलरली वीकडेज, और फिर यहाँ पे मुझे ऑप्शन है कि मेरा वीकेंड कहाँ पे है।
तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो मुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि मेरा वीकेंड कौन सा है, अकॉर्डिंग टू जो अपनी जो भी कंपनी है वो जो फॉलो कर रही है उस हिसाब से मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करनी है। एंड लास्ट ऑप्शन इज हॉलीडेज, मेरे हॉलीडेज कौन से हैं। तो ये मुझे मिल गया कि एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट डेट कितना है मेरा, मतलब एंड डेट कौन सी है। अगेन आई रिपीट, हमने क्या किया कि स्टार्ट डेट हमें पता है, एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ एसेंट डे मुझे पता है, और प्रोजेक्ट असाइनमेंट कब सबमिट करना है उसकी डेट फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू वर्किंग डेज, मतलब सैटरडे संडे है या फिर संडे है उस हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो दो फंक्शन है, वर्क डे फंक्शन है जो सैटरडे संडे को डिफॉल्ट वीकेंड ले लेगा, और दूसरा फंक्शन है वर्क डे डॉट इंटरनेशनल। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आपका जो वीकेंड है वो कौन सा है, सिर्फ संडे है, सिर्फ सैटरडे संडे है, या फिर और कोई ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि हमको हमारे पास फर्स्ट डे है ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, मतलब जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उस तारीख है, और लास्ट डेट है, और हमें देखना है कि उसने एक्चुअली कितने टाइम में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। जनरली प्रोजेक्ट लेट होने पर कुछ पेनल्टी मिलती है, तो वो फाइंड करना है कि हमने जो असाइन किए क्या उतने दिन में उसने वो काम कंप्लीट किया कि नहीं। अगेन यहाँ पे भी दो ऑप्शन आ जाते हैं कि सैटरडे संडे वीकेंड है या फिर सिर्फ संडे वीकेंड है। तो अगर सैटरडे संडे दोनों वीकेंड है तो उसके लिए फंक्शन है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज में आपको पास करना है स्टार्टिंग डेट जहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, फिर है एंडिंग डेट जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है या फिर कंप्लीट हुआ है, और फिर ऑप्शनल हॉलीडेज, मतलब कि अगर आपने हॉलीडेज दिए है तो वो है, अगर नहीं दिए तो ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो आपको मिल रहा है 125। तो हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट इस तारीख को हुआ था और हमने असाइन किए थे 120 डेज, लेकिन वो एक्चुअली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है 125 दिन में। सिमिलरली अगर संडे ओनली वीकेंड से तो उसके लिए फंक्शन है नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल। इसमें भी सेम ऑप्शन है, स्टार्टिंग कहाँ से किया, सबमिट कौन सी तारीख को किया, और फिर वीकडेज कौन से है आपके 11, मतलब कि संडे ओनली वीकेंड है, और फिर ऑप्शनल है कि आपका हॉलीडेज कौन सा है। तो आई होप कि अभी आपको सारे बेसिक्स फंक्शन पता चल गए। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। टू डेज से हमें डेट मिलेगी, डायनेमिक होगा। नाउ से हमें टाइम मिलेगा, फिर डे लिखने से डेट में से डे एक्सट्रैक्ट होगा, मंथ लिखने से मंथ एक्सट्रैक्ट होगा, ईयर लिखने से ईयर एक्सट्रैक्ट होगा। अगर हमारे पास ईयर मंथ और डे है तो उसको कंबाइन करके हम डेट फंक्शन से डेट बना पाएंगे। सिमिलरली आवर टाइम में पास करने से आवर मिलेगा, मिनट फंक्शन और टाइम पास करने से हमें मिनट मिलेगी। टाइम पास सेकंड चाहिए तो हमें फंक्शन चाहिए सेकंड, और अगर हमारे पास मिनट आवर और सेकंड है तो हम टाइम फंक्शन का यूज करके उसको कंबाइन कर सकते हैं टाइम में। फिर वीकडे कौन सा है वो चेक करना है, तो उसका वो वीक का कौन सा डे है वो चेक करने के लिए फंक्शन है वीकडे। फिर वो वीक का कौन सा नंबर है, साल का कौन सा नंबर है, तो वो मिलेगा हमें वीक नंबर। फिर एंड ऑफ मंथ डेट कौन सी है वो चेक करने के लिए हमें यहाँ पे डेट पास करनी पड़ेगी, और कौन से मंथ का, अगर करंट मंथ का ही चाहिए जो डेट हमने चूज किए तो हम लिखेंगे 0। अगर उसके अगले मतलब नेक्स्ट अपकमिंग मंथ को चेक करना है तो कितने महीने बाद वाला चेक करना है तो हम वहाँ पे पॉजिटिव कुछ वैल्यू देंगे। प्रीवियस का चेक करना है तो हम वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देंगे। फिर हमें दो डेट में डिफरेंस फाइंड करने हैं कि 2 तारीख में डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए फंक्शन है डेटेड इफ। फिर स्टार्ट डेट और एंड डेट, और यहाँ पे है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या क्या है कि हमको साल चाहिए तो हम ईयर लिखेंगे, मंथ चाहिए तो मंथ, सिमिलरली डे, ईयर्स मंथ, मंथ्स डे एंड ईयर्स डे। ठीक है। और फिर हमें वर्किंग डेज कैलकुलेट करने हैं, तो वर्किंग डेज एक्चुअली दो फंक्शन से कैलकुलेट होंगे। एक फंक्शन है वर्क डे जो बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे को वीकेंड डिक्लेयर कर देगा, मतलब ले लेगा। और हॉलीडेज अगर आपके पास है तो वो आप पास कर सकते हो रेंज में, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो।
और दूसरा ऑप्शन है कि वर्क डे इंटरनेशनल। वर्क डे इंटरनेशनल में क्या है, हमारे पास स्टार्ट डेट है, फिर नंबर्स ऑफ डेज है या फिर एंड डेट है, और फिर वीकेंड, आपका जो भी वीकेंड की वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर संडे ओनली है तो आपको लिखना पड़ेगा 11, और फिर नंबर ऑफ हॉलीडेज। फिर उसने कितना टाइम लिया वो चेक करने के लिए है नेटवर्क डेज। अगेन सैटरडे संडे डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन नेटवर्क डेज, और सिर्फ संडे ओनली वीकेंड है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा नेटवर्क डॉट इंटरनेशनल। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके रिवाइंड कर लो, एक बार साथ में प्रैक्टिस कर लोगे तो आई थिंक हो जाएगा। अभी हम कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पे जा रहे हैं कि जो कैलेंडर है वो एक्चुअल में कैसे बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें ऐसा कुछ बटन बनाना है। तो वो बटन लाने के लिए हमें ऑप्शन में कोई टैब नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे डेवलपर ऑप्शन हो, तो सबसे पहले हमें डेवलपर ऑप्शन ओपन करना है। उसके स्टेप्स ये है, मैं फ़िलहाल 2016 यूज कर रहा हूँ, ऑफिस 2016 वर्जन है। आप में भी आपको थोड़ा गूगल रिसर्च कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आपके ऑफिस में या फिर बोल सकते हैं कि आपके एक्सेल में वो ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा। अगर आपके पास 16 या 19 या आई थिंक 13 है तो सेम जगह पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फाइल में जाके ऑप्शन में जाना है, फिर वहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टमाइज रिबिन। कस्टमाइज रिबिन में आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर ओके। जैसे ही हम ओके क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डेवलपर, यहाँ पे हमें जाना है, और फिर डेवलपर में जाके हमें यूज करना है इंसर्ट, और फोर्थ ऑप्शन स्पिनर बटन। अगेन आई रिपीट, कहाँ पे जाना है, फाइल में जाके ऑप्शन, ऑप्शन में जाके कस्टमाइज रिबिन, और यहाँ पे जो डेवलपर ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट नहीं होगा, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है, तो डेवलपर टैब मिल जाएगा। डेवलपर में जाके इंसर्ट ऑप्शन है और फिर है स्पिनर। अब इस स्पिनर को सिंपली आपको ड्रैग एंड ऐसे ड्रॉ कर देना है। एक बार आपने कहीं आउटसाइड क्लिक कर दिया, अब इसको आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाओगे, आई मीन टू से कि उसको रिसाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपको रिसाइज करना है तो आपको इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो ये रिसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो। फिर से क्लिक करने के बाद ये अपने जगह पे चेंज हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज करने के लिए क्या ऑप्शन है कि राइट क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट कंट्रोल। हम इसको नई एक्सेल शीट में ही ट्राई करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ स्पिनर बटन, और मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। अब राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल, अभी जैसे ही फॉर्मेट कंट्रोल करेंगे तो फॉर्मेट कंट्रोल का एक पॉपअप ऑप्शन आ रहा है। करंट वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे जो भी अभी डिस्प्ले करनी है वो वैल्यू है मेरी 1। मिनिमम वैल्यू, अभी हम इस स्पिनर का यूज क्या करेंगे 1 to 12 लाने के लिए। 1 to 12 क्या है मेरे मंथ, तो मिनिमम वैल्यू हो गई मेरी 1, और मैक्सिमम वैल्यू मतलब मेरा मैक्सिमम मंथ कौन सा है 12, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12। फिर इंक्रीमेंट चेंज, एक बार प्रेस करने से वो क्या होगा कि जनवरी के बाद कितना इंक्रीमेंट करेंगे तो फरवरी आएगा 1, तो 1 को यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अब सेल लिंक, मतलब कि यहाँ पे क्लिक करने से डेटा मेरा कहाँ पे डिस्प्ले करना है मुझे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे वो है वही चूज़ करो, आप कोई भी जगह पे चूज़ कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो गया मेरा B2 सेल, ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं जो भी चेंज करूँगा तो वो वैल्यू चेंज होती जा रही है। बट सर ने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ये सेम टू सेम को सेल पे रेफरेंस दिए ताकि जो डेटा आ रहा है वो कहीं और जगह पे ना दिखे और उस पर बटन आ जाए।
ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम देख पाएंगे कि फॉर्मेट सेल और सेल का रेफरेंस दिया हुआ है A3। क्लियर? आई होप आप सबको स्पिनर में दिक्कत नहीं है। सिमिलरली दूसरा स्पिनर है, उसमें भी सेम किया है, फॉर्मेट कंट्रोल बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो भी करंट वैल्यू अभी दिखनी है आपको वो दिखा सकते हो, लेट्स से 2021। फिर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मुझे चाहिए 1000। अब आप पर डिपेंडेंट, आप पे है कि आपको कहाँ से चालू करना है, और एक बार चेंज करने से इंक्रीमेंट क्या होगा, और उसका भी लिंक मैंने दिया है C4, मतलब कि ये जो डेटा है मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो ये मैंने कर दिया। तो अभी यहाँ पे आ गया 2021। अप टू नाउ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अगस्त कहाँ से आया? एक्चुअली ये अगस्त आया चूज फंक्शन की वजह से। यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मैंने पहले भी दिखाया था कि चूज फंक्शन क्या कर रहा है, कोई रेफरेंस वेरिएबल वैल्यू ले रहा है और उसके हिसाब से उसके रेफरेंस पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर रहा है। तो मुझे A3 मतलब कि जो स्पिनर मेरा वैल्यू दे रहा है, अगर वैल्यू 1 है तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है जनवरी। अगर वो स्पिनर 2 दिखा रहा है तो मुझे यहाँ पे देना है फरवरी। तो सिंपल चूज फंक्शन है जो हमने पहले भी यूज किया था, इसमें कोई लॉजिक, एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है, सेम टू सेम है। अगर कोई ये चाहे कि मुझे यहाँ पे अगस्त नहीं दिखाना है तो आपकी मर्जी है कि आपको 1 2 3 क्या दिखाना है। दिस इज जस्ट डेमो कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो वैल्यू चेंज होती जा रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि A3 सेल की वैल्यू चेंज हो रही है और A3 के मुताबिक यहाँ पे वो डेटा चूज करके यहाँ पे ला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि हमें ये सब टेबल बनाना है, तो सिंपली हमने टेबल बना दिया है। नाउ सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अब शुरू हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लॉजिक में क्या करता हूँ कि ऐसा कोई मंथ चूज करता हूँ कि जिसका वीकडे संडे को हो, मतलब वीकडे उसका संडे है, इसका मतलब कि उसकी फर्स्ट डेट है वो संडे को ही आएगी। तो वो हम कैसे चेक कर पाएंगे? तो उसके लिए फंक्शन है कि पहले तो मुझे डेट लानी है। डेट लाने के लिए मेरे पास है मेरा ईयर मुझे कहाँ से मिल रहा है? तो मेरे स्पिनर की वैल्यू से। फिर मंथ कहाँ से मिल रहा है मुझे? तो मंथ मुझे मिल रहा है यहाँ से। और फिर मेरी फर्स्ट डेट, अगर मेरी फर्स्ट डेट, ये मेरा डेट का फंक्शन हो गया। आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ समझाने की कि लेट से कि कोई डेट है वो 1 सितंबर 2024 है। ठीक है, तो ये 1 सितंबर 24 है, वो उसका डे कौन सा है? तो वो डे है संडे। मतलब कि अगर ये डे संडे है तो कैलेंडर में उस मंथ का जो वीकडे है वो फर्स्ट वाला है, तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है 1। तो उसके लिए मैंने फंक्शन चूज किया है कि वीकडे, अगर वो वीकडे 1 है तो मुझे डिस्प्ले करवाना है 1। अब डेट में यहाँ से डायनेमिकली ले रहा हूँ, ये डॉलर क्यों आया वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेट, मेरी डेट चूज कर ली मैंने। फिर वीकडे की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो डिस्प्ले कराओ 1, अदरवाइज डिस्प्ले कराओ 0, सॉरी ब्लैंक। क्लियर? क्या करेंगे हम कि जो भी हमारी डेट है वो डेट, मंथ हम यहाँ से ले, सॉरी ईयर हम यहाँ से ले लेंगे, मंथ हम अपने हिसाब से ले लेंगे, और उसकी फर्स्ट डे है, उसकी फर्स्ट डेट के मुताबिक अगर वो वैल्यू 1 आ रही है तो हमें वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है 1। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला लॉजिक। आप यहाँ सर ने जनरली आउट ऑफ बॉक्स लिखा था, फिर वहाँ से कॉपी किया था। नेक्स्ट इज कि अगर वो वैल्यू वीकडे वाली तारीख है वो 2 है, मतलब कि जो वीकडे चालू हो रहा है वो मंडे से चालू हो रहा है, मंडे से वो मंथ चालू हो रहा है, उसका मतलब कि उसकी फर्स्ट डेट आएगी वो मंडे को आएगी। तो मंडे जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मुझे लिखना है 1। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें एक ऐड कर दो, यानी कि
जो प्रीवियस वैल्यू है वो 1 है, मतलब कि संडे को अगर 1 तारीख है तो ऑब्वियस चीज़ है कि मंडे को 2 तारीख होगी, तो संडे को 1 तारीख कहाँ से मिलेगी? E4 से +1। बट लेट्स से कि संडे को 1 तारीख नहीं है, तो इन दैट केस वैल्यू एरर जनरेट होगी। वैल्यू एरर जनरेट हो रही है, उसको हटाने के लिए हमने इफ एरर वाला लॉजिक यूज किया है कि अगर कोई भी एरर है तो मुझे एरर भी नहीं दिखानी है, वहां पे दिखाओ सिर्फ ब्लैंक। अगेन आई रिपीट, हमने क्या किया है, एज्यूम किया कि कोई एक महीना ले लो, जो महीना संडे से उसका वीकडे चालू हो रहा है, मतलब कि वीकडे उसका 1 है, तो हमने डेट चेक की। डेट की चेक कैसे चेक की कि हमने कोई साल ले लिया, साल हमारा स्पिनर से आ रहा है, मैन्युअली भी एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पे मंथ है तो मंथ भी ले लिया और 1, और ये डे है उसका वीक डे 1 है, उसका मतलब कि ये जो महीना है वो संडे से चालू हो रहा है, तो मुझे संडे में दिखाना है तारीख 1। तो ये मैंने कंपेयर किया कि 1 और लिख दिया यहाँ पे 1। अगर वो नहीं है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे वहाँ पे ब्लैंक रख देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉजिक इसका। अभी मंडे का लॉजिक है कि मैं फिर से चेक कर रहा हूँ कि इफ वीकडे है वो 2 है, अगर वीकडे की वैल्यू 2 रिटर्न आ रही है, उसका मतलब कि वो मंथ चालू हो रहा है मंडे से। मंडे से चालू हो रहा है मतलब कि उसका मंडे को फर्स्ट डेट होगी। तो मैंने लिख दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू है वीकडे वाली, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करूँगा मैं कि मेरी संडे है उसमें एक 1 कर दूंगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि संडे ही फर्स्ट तारीख हो। तो अगर वहाँ पे कुछ ब्लैंक है, जैसे कि हमने ऑप्शन में संडे वाली कंडीशन में लिखा कि अगर वहाँ पे ब्लैंक है और ब्लैंक को हम 1 से प्लस करेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा, और एरर नहीं दिखानी है, हमें क्या करना है, वहाँ पे ब्लैंक दिखाना है। तो हमने उसको और एक फंक्शन से हम कंबाइन कर दिया कि इफ एरर, अगर एरर है तो ब्लैंक रख दो। ठीक है, तो सब जगह पे लॉजिक यही हो गया। सिमिलरली यहाँ पे इसको हम ड्रैग करके अप टू सैटरडे कॉपी कर देंगे। लॉजिक सिंपल सा है कि अगर ये जो है यहाँ पे कोई तारीख है तो उसमें प्लस करके नेक्स्ट में डेट लिख दो, अगर यहाँ पे डेट नहीं है तो वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, फिर सेकेंड रो के लिए आते हैं कि यहाँ पे अगर 7 तारीख है तो सिंपल सी चीज़ है कि नीचे कौन सी तारीख आएगी, जो प्रीवियस डेट है उसके +1 आएगी। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 आएगी। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है K4 + 1, मतलब कि जो सेल है उसकी वैल्यू 1 से बढ़ाओ, और यहाँ पे जो वैल्यू उसे इसको यहाँ से और एक प्लस करना है, अप टू 24 तक आपको करना है, मतलब कि लास्ट 2 रो आपको ब्लैंक रखनी है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा महीना है जो संडे से चालू हो रहा है और 28 को ख़त्म हो रहा है। ऐसा कौन सा महीना रहता है? फरवरी रहता है। किसी साल में हम ट्राई करके देखते हैं कि फरवरी में वो महीना ख़त्म हो रहा है। अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, देखो, तो यहाँ से चालू होकर यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे वो लॉजिक कॉपी कर दिया कि लास्ट सेल +1, तो यहाँ पे 29 तारीख आ जाएगी, वो हमारा लॉजिक गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चेक करने पड़ेगा कि एंड ऑफ मंथ डेट कौन सी है। अगर एंड ऑफ मंथ डेट है वो लास्ट डेट है, लेट्स सी विथ फॉर्मूला कि हम चेक करेंगे सबसे पहले कि एंड ऑफ मंथ, फिर हमारी जो डेट है, डेट हम एक ही जगह से लेते हैं, तो ये फॉर्मेट तो हर जगह पे सेम रहेगा कि ईयर हमारा स्पिनर में आ रहा है, डेट भी, मंथ भी हमारा स्पिनर से आ रहा है, और हम फर्स्ट को ही चेक करेंगे। अगर वो वैल्यू 0 है, मतलब 0 का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि एंड ऑफ मंथ है, तो वो करंट मंथ कंपेयर करेगा। अभी एंड ऑफ डेट है, ये जो एंड ऑफ मंथ वाली डेट है वो डेट K7 है, मतलब कि 28 ही है, तो हमें वहाँ पे रख देना है ब्लैंक। अगर वो 28 दिन का ही महीना है तो आप कुछ मत दिखाओ, अगर नहीं है तो आप +1 कर दो, मतलब कि अगर एंड ऑफ मंथ नहीं है तो
जाहिर सी बात है उस पर हम 28 के बाद 29 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने +1। अगर इन केस कोई भी एरर जनरेट हो रही है तो मुझे लिखना है कि अगर एरर है तो हम लिख देंगे यहाँ पे ब्लैंक। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो 28 तारीख फ्राइडे को भी ख़त्म हो जाएगी या फिर थर्सडे को भी ख़त्म हो जाएगी। तो एट दैट टाइम वहाँ पे मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और वो वैल्यू एरर जनरेट करेगा। ठीक है। देन यहाँ पे भी सिंपल सा सेम लॉजिक है। मैंने क्या किया कि मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरी डेट है वो एंड ऑफ मंथ में E8 में है, मतलब कि जो तारीख है वही है। अगर है तो उसमें एक प्लस कर दो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो। फिर आपको सिंपली यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। तो एट द एंड हमारे पास अपना खुद का कैलेंडर है। आई होप मैंने अपने हिसाब से ट्राई किया है एक्सप्लेन करने के लिए। फिर भी कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप YouTube वाले जो वीडियो है उसमें कमेंट करके बताइए, मैं और एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। आई होप सबको आ गया है। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग डेज। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।